जो लोग सही दिशा के अंदर मेहनत करते हैं तो फिर उनके जीवन के अंदर चमत्कार भी होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज अपना जो कक्षा 9 की पुस्तक चल रही है क्षितिज, उसका 15वां अध्याय है और इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब। इनके जीवन परिचय को देखेंगे हम अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी इस पाठ के अलावा वो भी आपको मैं साथ साथ में लिखवा दूंगा। तो अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट अध्यापन करवाने का, हर एक चीज़ आपकी खोपड़ी में डालने का। अब आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताना। बढ़िया लग रहा है तो फिर सभी साथियों को जोड़ें, क्योंकि निःशुल्क रूप से इतना श्रेष्ठ तरीके से मैटर शायद जहाँ पैसे देकर लोगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। शायद, हो सकता है बढ़िया भी मिल जाए। प्रारंभ करते हैं सक्सेना साहब को। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में होता है। तो ध्यान में रखना, यूपी बस्ती 1927 में, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं साहब ये। शुरुआत में आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा काफ़ी। बाद में दिनमान पत्रिका क्या रहे? उप संपादक रहे। ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर किताब नहीं है तो। दिनमान के उप संपादक रहे थे, कोष्टक में लिख लीजिए उप संपादक दिनमान पत्रिका के। और जो बाल पत्रिका थी पराग, इसके संपादक बने थे। तो पूछा जा सकता है पराग किस प्रकार की पत्रिका थी? तो बाल पत्रिका थी। संपादक कौन बने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब। और दिनमान के उप संपादक। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने जो संपादन कार्य किया था, एक किया था प्रतीक का, प्रतीक पत्र का भी इन्होंने संपादन कार्य किया था। और इसके अलावा एक और था अपने नई कविता, नई कविता पत्रिका थी, इसका भी इन्होंने संपादन किया। तो प्रतीक, नई कविता, दिनमान और पराग, इनका संपादन किया था इन्होंने, ठीक है। रचनाओं में हम देखें तो काठ की घंटियाँ, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव। देखिए, इनकी जो रचनाएं, इनको याद करने का, चीज़ों को ट्रिक से याद करने के बजाय कोई सहज रूप से कोई ऐसी ट्रिक बन जाए, ऐसा कोई लॉजिक हमें पकड़ में आ जाए, उस पर ध्यान दिया करें। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जितनी भी लगभग रचनाएं, उन पे कहीं ना कहीं उन रचनाओं में लकड़ी का जिक्र होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं। जैसे काठ की घंटियाँ, काठ है लकड़ी होगी, काठ की घंटियाँ। बांस का पुल, पुल किसका? बांस का, यहाँ पर भी लकड़ी। एक सूनी नाव, नाव किससे बनेगी? लकड़ी से। इस तरीके से याद रख। गर्म हवाएं, ये अलग है। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, जंगल में लकड़ियाँ। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियाँ लकड़ी की। तो काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। क्या है? इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। और इसके अलावा एक कोई मेरे साथ चले, एक रचना और है इनकी, वो भी लिख लीजिएगा। कोई हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी ये, कोई मेरे साथ चले। इसे एक का रचनाकाल जरूर ध्यान में रखिएगा, 1985। ये महत्वपूर्ण बनती है साहित्य इतिहास की दृष्टि से, ठीक है। और आगे इनके दिया हुआ नहीं है। उपन्यासों में इन्होंने बहुत उपन्यास लिखे, जिनमें नाटक, कहानी, निबंध और प्रचुर मात्रा में ये बाल साहित्य भी लिखे सारे। उपन्यासों में इनका प्रमुख लिख लीजिए आप, एरो लगा के लिख लीजिए, इनका उपन्यास है प्रमुख सोया हुआ जल। हिंदी साहित्य इतिहास में ये कई बार पूछा गया है, सोया हुआ जल। पूछ लिया जाए सोया हुआ जल किसका उपन्यास है, तो ये किनका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का। वहीं इनका एक प्रमुख नाटक भी है। नाटक की बात आई इनकी की, तो नाटक का नाम है इनके बकरी। ये सवाल कई बार पूछा गया। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और इस नाट्य रचना के कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। सक्सेना साहब को जो बकरी नाटक है, इसके कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। वहीं आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी, जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, ये जो इनका काव्य संग्रह है, इसके ऊपर 1983 के अंदर
खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के ऊपर 1983 में एरो लगा के नीचे लिख लीजिए आप, 1983 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ लिया जाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो खूंटियों पर टंगे लोग पर मिला था, 1983 के अंदर मिला था। और दिनमान पत्र में प्रकाशित जो इनके चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत चर्चित है जो रहे थे। ये दिनमान पत्रिका में जिसके उप संपादक थे उसमें चर्चे और चरखे इस नाम से क्या स्तंभ लेख है जो लिखा करते थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मैंने बता दिया, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में मिला था। आगे देखिए, सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त है जो देखने को मिलता है, और यह बोध उनके कथ्य में नहीं भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज लोक की महक लिए, यानी आमजन की भाषा का इन्होंने अपने रचनाओं में है जो ज़्यादातर प्रयोग किया है। अब इस अध्याय के विषय में हम बात करते हैं, कविता के अंदर इसमें क्या है। तो संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ध्यान में रख लीजिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिए। जो अपनी ये रचना है इसके अंदर जो ये कविता है इसके अंदर पूछा जाए कविता का नाम देकर कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघ आई इस कविता में मेघों के आने की तुलना किससे की है, तो मेघों के आने की तुलना सज कर आने वाले प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ये सवाल पूछा गया है तो आप नोट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, अरे पावना जमाई आवे जना तो खुशी को माहौल ही हुआ, आओ भगत हुए, तो उल्लास का जो वातावरण बनता है ना, वो मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को है जो मेघों के वर्णन से जोड़कर है जो दर्शाया गया है। देखिए कविता, मेघ आए, ये कविता का शीर्षक है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांके चितवन, यानी आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। एक बार वाचन कर लेते हैं फिर देखेंगे अर्थ। बांके चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट ओ किंवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ये अपनी कविता है। अब देखिए इसकी हम एक एक चीज़ों को देखते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ मैं कुछ शब्दों के आपको अर्थ बता दूं। मेघ का आपको पता ही है, यहाँ पर हो जाएगा आपके बादल, ठीक है। और नाचती गाती बयार, बयार कहते हैं हम हवा को, बयार कहते हैं हवा को। पाहुन का आप समझते ही हो मतलब, पाहुन का मतलब हो जाएगा आपके जो आते हैं मेहमान हो जाएगा, ठीक है। पाहुन का क्या हो जाएगा, मेहमान। वहीं हम बात करें दामाद को, पाहुन मेहमान या दामाद के लिए है। घाघरा जो आया है, घाघरा सब जानते हो, लहंगा, ठीक है। बाकी यानी टेढ़ी होती है। चितवन का अर्थ होता है अपने दृष्टि, बाकी यानी टेढ़ी हो गया, चितवन यानी दृष्टि, उचका यानी ऊपर उठाए, ठिठकी यानी रुक गई, ये चीज़ें है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आसान है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया। कवि यहाँ पर सक्सेना साहब क्या कह रहे हैं कि बादल रूपी प्रवासी मेहमान, बादल रूपी प्रवासी मेहमान, यहाँ पर देख लीजिए शुरू से ही मानवीकरण का प्रयोग शुरू हो गया। मेघ आए बड़े बन
ठन के संवर के, कि जो बादल रूपी प्रवासी मेहमान है ना, वो बड़े सज धज कर आए हैं, लाव लश्कर के साथ आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और आगे आगे क्या, उन बादलों की सूचना देती हुई क्या जो हवा है वो चल रही है। यानी कि आसमान के अंदर बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि सज धज कर, जैसे दामाद आता है, मेहमान आते हैं। और आगे आगे नाचते गाते बयार चली, आगे आगे जो हवा है वो चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और उसके आने से मकानों के जो बंद दरवाजे और खिड़कियां हैं वो भी क्या, खुलने लगी है। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, ऐसा लगता है कि शहर से कोई, सिटी से कोई मेहमान, जो दामाद है, मेहमान यानी दामाद है, दामाद को देखने के लिए गली गली में जो बंद दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल के लोग देखते हैं ना, लड़कियां वगैरह देखती कि हाँ वो पाउण उकुण के, वो पाउण उकुण, तो वो खोल खोल के, जैसे दामाद आने पर, शहर का दामाद गांव में आता है तो खिड़कियां वगैरह लोग ऊपर चढ़ चढ़ के, छत पे चढ़ के देखते हैं कि कौन है, कौन है, कैसा है दिखने में। उसी तरह दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। उसी प्रकार बादलों के आने से ये सारे की सारा का प्रक्रम है जो हो रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और इस तरह क्या, मेघ जो गांव में मेहमान की तरह सज धज कर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि क्या कहता है कि बादलों के आने की सूचना से, हवा से मिल जाने पर, क्या बादलों के आने की जो सूचना है वो हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से क्या झूम रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ भी हवा, जैसे जैसे हवा तेज चलती है, आपको पता है मौसम के अंदर जब बारिश वाले मौसम पे हवा तेज चलती है, बादल भी क्या, पेड़ भी क्या, झूमने लगते हैं हवा से, तेज हवा के साथ। तो बादलों के आने की जो सूचना मिली ना, इससे हवा से इसकी सूचना मिलते क्या, पेड़ भी क्या खुशी से झूम रहे हैं, और सिर झुकाकर देखते हुए फिर गर्दन है जो ऊंची कर रहे हैं। हवा जोर से चलेगी तो पेड़ नीचे झुकेंगे, हवा थोड़ी सी कम होगी तो वापस है जो पेड़ है जो ऊपर हो जाएंगे। तो वो ऐसे लग रहा है कि वो गर्दन है जो उचका रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और क्या हुआ, हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं और फिर सीधे हो जा रहे हैं। इस तरह के व्याकुलता से बार बार अपने गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब आंधी चलने से क्या होगा, आंधी चलने से गलियों की जो धूल है उठ उठ कर दूसरी जगह जाने लगी। आंधी चली धूल भागी, धूल भागी का मतलब ये नहीं कि धूल के कोई पैर लग गए कि वो दौड़ी जा रही, पीछे कुत्ता भाग रहा है, ऐसा नहीं है। आंधी जैसे ही तेज चली, हवा जैसे ही तेज हुई, आंधी आई जोर से, तो धूल भागी। जोर की आंधी के साथ में जोर के तेज हवा के प्रवाह के कारण, वेग के कारण जो धूल है उड़कर दूसरी जगह जा रही है, घाघरा उठाए। ऐसा लग रहा है यहाँ पर, प्रतीत ऐसा हो रहा है, प्रतीकात्मक रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाई है जो भागी जा रही है। जब जो लहंगा पहनते हैं यहाँ पे गांव पे लोग, अब कोई तेज भागना हो तो फिर वो जो लहंगा होता है, घाघरा जो होता है, उसको थोड़ा दोनों हाथों से पकड़ कर फिर दौड़ने, ऐसे दौड़ा नहीं जाता। तो ऐसा लग रहा है कि कोई गाँव की लड़की तेज हवा के कारण धूल है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई गाँव की लड़की है जो घाघरा उठाकर जो भाग रही है। ठीक है, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए साथियों, नदी कुछ रुककर, यहां पर बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, तो नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगती है। ठिठकी यानी हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने कहा रुक गई, ठिठकी यानी रुक गई या रुक कर, रुक गई। जो नदी भी है वो रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी। किस प्रकार, जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने के लिए क्या अपने घूंघट को थोड़ा सा हटाकर, नजरें बचाकर लज्जा से देखती है, तिरछी से, बाकी चितवन करके ऐसे थोड़ी सी एक आंख से घूंघट से करके देखती है, घूंघट हटा के कि कौन है, उसी प्रकार। तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, तो नदी भी रुककर बादलों को उसी प्रकार देख रही है जिस प्रकार गांव में मेहमानों को कोई औरत है जो थोड़ा सा घूंघट हटा के, शर्मा के, लज्जा सहित नेत्रों से तिरछा करके देखती है। और इस प्रकार जो बादल है बन ठन के मेहमान के रूप में है जो सज धज कर गाँव में आ गए हैं।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करें, आप शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे हम देखते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी ही, बोली अकुलाई लता ओट हो क्युआर की, हरसाए ताल लाया पानी परात भर के, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। देखिए साथियों, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर हम अर्थ देख ले तो जुहार की मतलब, जुहार करना का मतलब हो जाता है जुहार की यानी प्रणाम करना। जुहार का मतलब होता है प्रणाम करना, जुहार यानी प्रणाम करना। सुध लेनी यानी याद करना, सुध लेनी यानी याद करना। अकुलाई यानी व्याकुल, अकुलाई का अर्थ हो जाएगा व्याकुल हो जाएगा अपना। हर्षाने का मतलब पता है खुश होना होता है। परात आप समझते ही हो, जो घरों में होती है, आटा लगाते हो, आटोषणों ने, अब आई समझ में। थाल जैसा बड़ा बर्तन कह सकते हैं, तो हिंदी में अगर लिखना होगा थाल जैसा बड़ा बर्तन या पात्र, ठीक है। क्षितिज का आपको पता ही है, जहाँ पर धरती और आसमान है जो मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। दामिनी बिजली को कहते हैं, यह भी आपको पता है। और अश्रु, आंसू ढरके यानी, ढरके का मतलब हो जाएगा बह गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखते हैं अर्थ। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी। तो जिस प्रकार कवि जो कहता है कि सजे धजे जो मेहमान के रूप में बादल आए हैं, उनको देखकर बूढ़े पीपल ने क्या, गांव के बुजुर्ग सम्मानित जो व्यक्ति होता है उसके रूप में मेहमान का क्या अभिवादन स्वागत किया। अपने शादी ब्याह होते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, वो जो आगंतुक मेहमान होते हैं उनका गेट पर खड़े रहते हैं, स्वागत करते हैं ना। उसी प्रकार कि बूढ़े पीपल ने क्या आगे बढ़कर क्या प्रणाम किया, अभिनंदन किया, किनका, मेहमान बादलों का, जो आए हैं मेहमान बनकर उनका। बरस बाद सुध लेनी, कि बहुत अभिवादन किया और कि बहुत दिनों के बाद में जो आपको यहाँ पर याद आई है। बोली सुध लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो क्युआर की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो गर्मी में जो क्या व्याकुल लता है, गर्मियों में जो व्याकुल लताएं हो जाती है, अकुलाकर बोलती है वो कि बहुत दिनों बाद सुध लिए तूने, हम तो यहाँ पर पानी के मारे जो मरे जा रहे थे। उला ना देते हो कि तुम्हें इतने साल बाद, पूरे एक साल बाद है जो मेरी याद आई है। और मेघ जो है वो सज धज कर आए हैं मेहमान के रूप में। तालाब भी यहाँ पर हरसाया ताल लाया, जो ताल है, तालाब जो है वो भी प्रसन्न हो उठा, और वो प्रसन्न होकर क्या करता है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। जो तालाब है वो खुश होकर क्या करता है, पानी परात भर के लेकर आता है, मेहमान के पैर धोने हेतु लाता है। तो पानी परात भर के, तो परात भर के पानी कौन लाया है यहाँ पर, तालाब, हरसाया ताल, तालाब है जो लेकर आया परात भर के पानी। तालाब होता है ना परात की तरह ही, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि जो तालाब है वो पानी की परात है जो वो लेकर आया है मेहमान के पैर धुलाने के लिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी धमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। आकाश में जो उमड़ते हुए जो बादल है उनको देखकर कवि क्या कहता है कि उसी समय क्षितिज रूपी जो अटारी है उस पर मेघ छाने लगे, और उन घने बादलों के मध्य में क्या बिजली चमकने लगी। क्षितिज अटारी गहराई, जैसे क्षितिज अटारी के ऊपर बादल है जो उमड़ने घुमड़ने लगे, और दामिनी दमकी, और उसी समय के दामिनी यानी बिजली, बिजली है जो चमकने लगती है, कड़कड़ाने लगती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब तक लोगों का भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं आएंगे। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब तक लोगों का तो क्या था, भ्रम था, संदेह था उनको कि पता नहीं यार बादल आएंगे कि नहीं, अब की बार बरसात होगी या नहीं होगी। परंतु
बिजली चमकने से, बिजली के दामिनी दमकी बिजली के चमकने से ही उनका जो सारा का सारा भ्रम है, जो संदेह, वो सारा का सारा क्या हो गया, दूर हो गया। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, भ्रम जैसे टूट गया। यानी कि जो प्रवासी मेहमान होता है, हम इसका अन्य अर्थ में देखें तो प्रवासी जो मेहमान होता है, दामाद के अटारी पर पहुंचते ही उसकी जो नायिका का भ्रम आता है वो समाप्त हो जाए। पहले तो संदेह रहता है कि पता नहीं पतिदेव आएंगे कि नहीं आएंगे लेने, लेकिन जैसे वो अटारी पर पहुंचते हैं वैसे उनकी नायिका का भ्रम समाप्त हो जाता है। तब उसने मेहमान से, वो मेहमान क्या कहती है कि आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था वो सारा का सारा मिट गया है। और जैसे ही उनके इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद में दामाद जो है प्रियतमा से मिलते हैं तो एक अश्रुधारा बहने लगती है। उसी प्रकार वो सारा का सारा बांध टूट गया, सब्र का बांध। और मिलन के रूप में नेत्रों से यहाँ प्रियतमा के हम लें तो अश्रुपात होने लगता है, और यहाँ बादलों के रूप में हम लें तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, और यहाँ पर ले तो कि मूसलाधार है जो वर्षा हो रही है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु, प्रियतमा के लिए ले तो मिलन से उसके जो आंसू है वो आने लगे थे, अश्रुपात होने लगा था। यानी कि मूसलाधार वर्षा होने से मेघ क्या है, बन ठन कर अब क्या मेहमान की तरह आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये कविता अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, अच्छे से समझ आया आपको। अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हालांकि वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। देखते हैं कौन से क्या शब्दार्थ हैं यहाँ पर। देखिए साहब, ये रे शब्द संपदा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी और मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी फैल गई है। बांकी चित्तवन, बांकपन के लिए दृष्टि तिरछी नज़र, ज्वार करना है, आदर के हाथ झुककर नमस्कार करना, प्रणाम करना, सारी मैंने बता दी। क्षितिज अटारी गहराई, अटारी और पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छाए। दामिनी दमकी यानी बिजली चमकी, तनमन आभा से चमक उठाए, यूँ कह सकते हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई, अब बादल बरसे का भ्रम टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से मिलकर मिलने आएगा, ये भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन का आंसू डर के, मेघ जो बरसने लगे, प्रिया और प्रियतमा के मिलन से खुशी के आंसू है जो छलक उठी। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में स्टेटस भी लगा लीजिए। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी देवनागरी में लिखना है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। और एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है आदि की आवाज़। इस पर मैं कविताएं और मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद। फिर मिलता हूं। कल वाली क्लासेज नहीं देखी आपने, 3 बजे वाली और 8 बजे वाली, तो वो भी देख लीजिएगा।